नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का अपने इस ऑफिशियल चैनल पे। शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का जो पार्ट 3 है। आज हम लोग करंट अफेयर्स का जो पार्ट 3 है वो कवर करेंगे। इस करंट अफेयर्स शो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट में है मौजूद। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को निश्चित रूप से देख लें, जो आपके जानकारी को काफ़ी इन्हेंस करेगा। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि हर क्वेश्चन में मैं जहाँ तक डीप जा पाऊँ वहाँ जाऊँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पार्ट 3। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रंजीत सिंह विशाल नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, दिसाले होना चाहिए। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो अगर बात करें हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, किस राज्य से संबंधित है ये, तो ये है महाराष्ट्र से संबंधित है। अगर आप कहें तो महाराष्ट्र से हैं ये रंजीत सिंह दिसाले, जो फोटो में आप जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इस रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया है। इनको क्या ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला हुआ है। बहुत ही प्राउड का बात है हमारे कंट्री के लिए कि हमारे कंट्री के किसी शख्स को जो है सो ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। पहला तो विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो रंजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया। ये कहाँ से हैं, तो इंडिया से। इंडिया में कहाँ से, तो महाराष्ट्र से। ठीक है, और अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए तो 2020 विनर ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है 2020 में किन्हें दिया गया है, तो वो रंजीत सिंह दिसाले को दिया गया है। अगर हम लोग बात करें इनका जो खास योगदान है, वो एक्चुअली एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी जो बुक आती है, ठीक है, आप सबको पता होगा एनसीईआरटी बुक में इन्होंने QR कोड का जो है सो चलन शुरू किया है। इस वजह से जो है सो इन्हें ये सम्मान मिला है। QR कोड के बारे में आपको पता होगा कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे QR कोड का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो वो हो गया क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगर बात करें हम लोग विश्व बैंक का, तो आपको पता होगा कि जो विश्व बैंक है, ठीक है, अगर बात करें हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। अगर पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड बैंक का अगर पूछ लिया जाए तो एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1944 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगर आप इस्टेब्लिश कब हुआ था ये याद नहीं रखते हैं तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक का जो है सो मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे। अगर वहीं पूछा जाए तो वाशिंगटन DC कहाँ का राजधानी है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। अगर राजधानी का बात कर लिए हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि वाशिंगटन DC के किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको पता होगा कि वाशिंगटन DC जो है सो पोटामेक नाम का एक नदी है अमेरिका में। ठीक है, पोटामेक नदी के किनारे जो है सो वाशिंगटन DC जो है सो बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसमें और भी ज़्यादा, तो आपको पता होगा कि अगर पूछ दिया जाए अमेरिका का करेंसी क्या है, ठीक है, तो सबको पता है कि अमेरिका की करेंसी जो है सो वो क्या है, डॉलर होता है। क्या है, डॉलर। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखते हैं सिंबल क्या होता है, आपको पता होगा। इस तरीके से अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो ये क्या चीज़ हो जाता है, डॉलर का सिंबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 1 रुपया कितने डॉलर के बराबर होता है, तो वो सबको पता होगा कि 1 रुपया जो है सो 73 अप्रॉक्सीमेटली आप मान लें 73 रुपया के 1 रुपया 73 डॉलर के बराबर होता है। ठीक है, 1 रुपया कितने डॉलर के बराबर होता है, तो 73 डॉलर के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से गेंदबाज टेस्ट मैच में सबसे
तेज 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। ठीक है, हाल ही में ये रिकॉर्ड बना है। आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में टेस्ट मैच हुआ था, और उस टेस्ट मैच में ही ये जो रविचंद्रन अश्विन है ये रिकॉर्ड बनाया था कि बहुत ही कम मैच में इंडिया की तरफ से 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ठीक है, अगर बात करें इस क्वेश्चन का आंसर का, तो 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया रविचंद्रन अश्विन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन का नाम आपने सुना होगा, इन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ भी चुना गया है। और वो किस मंथ के लिए चुना गया था, तो आपको पता होगा कि इनको मिला था फरवरी मंथ के लिए, और जनवरी मंथ के लिए किनको मिला था, ऋषभ पंत को। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम लोग बात करें रविचंद्रन अश्विन का, तो आपको पता होगा कि इससे पहले 400 विकेट जो है, 400 विकेट एक खिलाड़ी है श्रीलंका के, आपको पता होगा श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं मुतैया मुरलीधरन। ठीक है, कौन है, मुरलीधरन। मुरलीधरन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ही कम मैच में 400 विकेट लेकर नंबर वन पोजीशन पर है। ठीक है, वहीं भारत की तरफ से अगर बात करें तो कम से कम मैच में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है वो रविचंद्रन अश्विन के पास है। अगर बात करें इंडिया में 400 से ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड, तो आपको पता होगा कि अनिल कुंबले। ठीक है, इसमें कौन है, अनिल कुंबले हैं जो 400 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। आपको पता होगा हरभजन सिंह भी है, हरभजन सिंह है, इनको भी मिला हुआ है 400 से ज़्यादा विकेट। इनके अलावा अगर बात करें हम लोग अनिल कुंबले के बाद अगर बात करें हम लोग कपिल देव। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, कपिल देव को भी 400 से ज़्यादा विकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता है अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और कपिल देव के बाद रविचंद्रन अश्विन जो हैं चौथे पोजीशन पे हैं 400 इंडिया की तरफ से 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि किसके खिलाफ, तो आपको पता है अभी मैंने बताया किसके खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा स्टेडियम है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को 2020 TCT, टी नहीं यहाँ ट्री होगा। ठीक है, क्या होगा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का मान्यता प्रदान की गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्या कि किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मिला है, किनको, हैदराबाद को। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो है सो खिताब मिला है इनको। ये भी काफ़ी प्राउड का बात है, ध्यान में रखेंगे। और अगर हम लोग बात करें हैदराबाद का, ठीक है, तो आपको पता है कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मूसी नदी है ना के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। वहीं बात करें अगर हम लोग ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो हैदराबाद को मिला है किसने दिया है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है FAO। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, FAO। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो ये क्या हो गया, खाद्य, क्या हो गया, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, इंग्लिश का बात करें तो ये क्या हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इन्हें जो है सो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो सम्मान है या बोलने टैग जो है इनको मिला है। ठीक है, अगर वही हम लोग बात करें FAO का, ठीक है, फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया। अगर बात करें हम लोग ये इसका इस्टेब्लिशमेंट, तो ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, 1945 में। ठीक है, और अगर बात करें FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है रोम में।
ठीक है, रोम। और ये रोम कहाँ पर है? तो इटली में। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। FAO में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 197, 197 सदस्य हैं। ये उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है रोम में। रोम में। और रोम कहाँ पर है? इटली में। इटली की ही राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रोम, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो आपको पता होगा कि एक आता है टाइबर नदी। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे जो है सो रोम शहर जो है सो वो बसा हुआ है। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग इटली का, राजधानी का तो बात कर लिया हम लोगों ने, नदी भी कर लिया हम लोगों ने। अब बात कर लेते हैं ज़रा इटली का जो करेंसी है। आपको पता होगा इटली का जो मुद्रा है, करेंसी, इटली की मुद्रा जो है वो क्या होता है? यूरो होता है। ठीक है, यूरो याद रखेंगे। इटली का जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। और आपको पता होगा कि यूरो को हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। सिंबल क्या होता है? ये वाला। ठीक है, ये सिंबल होता है यूरो का। ठीक है, जैसे $1 का हमने बताया कि 73 रुपीज़ होता है इंडिया के लिए, उसी तरीके से एक अगर हम लोग बात करें यूरो का, ठीक है, तो 1 यूरो जो होता है वो इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 88 रुपीज़ होता है। ठीक है, कितना? 88 रुपीज़ होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप। $1 मैंने बताया था, $1 कितने के बराबर होता है? तो $1 होता है 73 रुपीज़ के बराबर होता है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 जून 2021 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 किसने जारी किया? ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो अगर इसको बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में जो है सो ये शिक्षा मंत्री हैं हमारे रमेश पोखरियाल, इनके द्वारा रमेश पोखरियाल के द्वारा ही हाल ही में रमेश पोखरियाल के द्वारा ही हाल ही में ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से बात करें तो ये क्या हो गया? PGI। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंजाब टॉप्स द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? अगर बात करें हम लोग तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, स्कूली शिक्षा। ठीक है, स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ ये इंडेक्स है। और इसमें कौन टॉप पे आया है? तो पंजाब। याद रखेंगे कौन टॉप में आया है? तो पंजाब। पंजाब के अलावा अगर आप पंजाब के अलावा आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु और केरला, ठीक है, तमिलनाडु और केरला भी पंजाब के साथ साथ टॉप पर है। ठीक है, तो किसने जारी किया? तो रमेश पोखरियाल ने। अगर बात करें रमेश पोखरियाल का, तो आपको पता होगा कि रमेश पोखरियाल जो है सो वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। ठीक है, वहीं बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमन का, तो निर्मला सीतारमन जो है आपको पता होगा कि ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अगर बात करें नितिन गडकरी का, तो नितिन गडकरी आपको पता होगा कि सड़क एवं परिवहन मंत्री। कौन है ये? सड़क एवं परिवहन मंत्री। ठीक है, वहीं बात करें पीयूष गोयल का, तो पीयूष गोयल जो है वो कौन है? रेल मंत्री हैं। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 किसने जारी किया? तो रमेश पोखरियाल ने जारी किया। रमेश पोखरियाल कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए निर्मला सीतारमन तो वित्त मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री। ठीक है, इस पिक्चर में दोस्तों अगर आपको इस बच्चे को देखने के बाद अपना बचपन याद आया तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किस कलाकार को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है? इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जो है सो किसे अवार्ड जो है किसको मिला है। तो ध्यान रखेंगे इसमें। अब
अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड आते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में है क्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसमें किसको मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है जो वो कौन हो जाएगा, के मेनन, ठीक है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड जो है वो मिला हुआ है के मेनन को, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग अक्षय कुमार को, तो अक्षय कुमार जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस पिक्चर में अगर आप देखें ये अक्षय कुमार, ठीक है, यहाँ पर अक्षय कुमार आप देख सकते हैं लेडी रूप में है अक्षय कुमार। इनको बेस्ट एक्टर का मिला है किस मूवी के लिए, एक मूवी आया था लक्ष्मी, ठीक है, इसके लिए इनको मिला हुआ है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, दादा साहब फाल्के कैटेगरी में मिला हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है सो वो मिला हुआ है किसको, तान्हा जी को, ठीक है। और अगर वहीं बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दीपिका को, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और ये किस मूवी के लिए, तो आपको पता होगा कि ये जो मूवी आया था छपाक मूवी के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। लक्ष्मी मूवी के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो तान्हाजी मूवी को मिला हुआ है, ठीक है। अगर वहीं बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत का, तो इनको बेस्ट क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ हमने देखा, ठीक है। तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किनको मिला है, तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का जो अवार्ड है वो गया के मेनन को, ठीक है। अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और वहीं बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला है, ठीक है। और बेस्ट फिल्म जो है सो तान्हाजी मूवी को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग बात करें दादा साहब फाल्के का, तो आपको पता होगा कि जो दादा साहब फाल्के हैं, ठीक है, दादा साहब फाल्के, आपको पता होगा कि दादा साहब फाल्के जो है इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है सो किनको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को ही कहा जाता है। क्यों कहा गया, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में एक जो भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म थी, आपको याद होगा अगर, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र एक मूवी आया था सबसे पहले, भारत की पहली जो फीचर फिल्म है वो राजा हरिश्चंद्र थी। और इसको किसने बनाया था, तो दादा साहब फाल्के ने ही बनाया था, इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं, किनको, दादा साहब फाल्के को, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह शास्त्रीय शैली में संपन्न हुआ है, यह समारोह कहाँ हुआ है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में जो है सो ये नृत्य समारोह हुआ है, और वो किस शैली में हुआ, तो शास्त्रीय शैली में हुआ। यहाँ पर देखने वाला बात है इस क्वेश्चन में, पहला चीज़ तो खजुराहो नृत्य समारोह हुआ कहाँ पर है, तो आपको पता होगा कि भोपाल मध्य प्रदेश में ये हुआ है। इसका आंसर का अगर बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये समारोह किस शैली में हुआ है, तो शास्त्रीय शैली में हुआ है, ठीक है। दो क्वेश्चन तो यहाँ हो गए आपके। अगर पूछा जाए कि खजुराहो के बारे में आपको पता होगा, खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, वो काफ़ी पॉपुलर है। खजुराहो का मंदिर काफ़ी पॉपुलर है, और ये किस लिए पॉपुलर है, तो आपको पता होगा कि जो कामुक मूर्ति होता है, ठीक है, कामुक मूर्तियाँ का मतलब हो गया यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मूर्तियों का डिज़ाइन है जो आपको उत्तेजित कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी मूर्तियाँ वहाँ पे बनी हुई है इस मंदिर में, इसलिए। और अगर देखा जाए तो ये जो खजुराहो मंदिर है, इनको हम लोग विश्व धरोहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो विश्व धरोहर भी है ये, विश्व प्रसिद्ध अगर बोल सकते हैं तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है ये, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये।
ठीक है। और अगर बोला जाए कि खजुराहो मंदिर, मैं बता दूं कि खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल, आपको पता होगा कि चंदेल शासकों ने इन्हें बनवाया था, ठीक है। चंदेल शासकों ने इन्हें बनवाया था, जो चंदेल के राजा थे। चंदेल वंश आपने सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा चंदेल वंश, ठीक है। तो चंदेल वंश ने ही इस खजुराहो के मंदिर का जो है सो निर्माण करवाया था, ठीक है। और खजुराहो नृत्य समारोह आपको पता है कि हर साल होता है ये मध्य प्रदेश में। और वो कब होता है, इस बार जो हुआ था वो कब हुआ था, कितना 20 से 26 फरवरी को ये महोत्सव हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सीखने के लिए था कि पहला खजुराहो नृत्य जो है सो वो कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। किस शैली में है, तो शास्त्रीय शैली में है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया, तो चंदेल वंश के जो राजा हैं उन लोगों ने बनाया इनको, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। हर साल कब मनाया जाता है, तो इस बार कब मनाया गया, तो 20 से 26 फरवरी तक जो है सो ये महोत्सव मनाया गया। इसके अलावा बात करें तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है यह, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परसीव रेंज रोवर ने मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की है, ठीक है। यह रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा। अगर आप देख सकते हैं यही हमारा परसीव रेंज रोवर, ठीक है। ये किसने प्रक्षेपित किया है, तो इसने किया है नासा ने, ठीक है। ये नासा इसका सही आंसर हो जाएगा। और नासा जो है सो आपको पता होगा किसका स्पेस एजेंसी है, तो नासा आपको पता है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। वहीं बात करें स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स भी जो है सो वो अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है। वहीं बात करें जैक्सा, तो जैक्सा नाम से ही आपको याद कर लेना चाहिए। जैक्सा जो है जापान से, जैक्सा जे यहाँ भी और यहाँ भी, तो जापान की स्पेस एजेंसी है। वहीं बात करें रॉसकॉसमॉस का, तो नाम से ये भी क्लियर है। तो रॉसकॉसमॉस जो है सो ये नाम से ही है रसिया, ठीक है, याद रखेंगे रसिया। तो रूस का स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस। वहीं जक्सा जापान का, नासा और स्पेस एक्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वहीं बात करें हम लोग इंडिया का, तो इंडिया में आपको पता होगा कि इंडिया का जो है सो शान इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है स्पेस एजेंसी भारत का। अगर बात करें इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो सबको पता होगा कि वो कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है, इसरो का। अच्छा, आप लोग बताओगे कि पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप कमेंट्स करके बताओगे कि पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान तबकाते का नामकरण किस देश ने किया। तबकाते का नामकरण किसने किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार ने, ठीक है। तो हाल ही में आपको पता है कि चक्रवाती तूफान आया था। अगर हम लोग बात करें चक्रवाती तूफान के, तो ये अगर बात करें हम लोग इंडिया का, तो ये इंडिया अगर मान लिया जाए तो आपको पता है कि इस अरब सागर में, ठीक है, ये रहा आपका अरब सागर, ठीक है, ये हो गया आपका हिंद महासागर और इधर क्या हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कह रहे क्या कि जो तौकाते आया, तबकाते नहीं, एक्चुअली ये है तौकाते, ठीक है। तौकाते हाल ही में आपको देखा गया था और ये काफ़ी क्षति पहुंचाया था भारत के, खासतौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात को काफ़ी क्षति पहुंचाया तौकाते ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया क्या, म्यांमार जो है सो नामकरण किया है तौकाते का। अगर बात करा जाए तौकाते का जो मतलब है तो वो क्या होता है, तो तौकाते का मतलब होता है तेज़ आवाज़ करने वाली छिपकली, तेज़ आवाज़ करने वाली छिपकली, किसका मतलब होता है, तौकाते का मतलब होता है, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों में आपको पता होगा कि इस अरब सागर तौकाते के अलावा बे ऑफ बंगाल में ही मतलब जब ये तौकाते आया तो उसके एक सप्ताह के बाद ही
बे ऑफ बंगाल में भी एक चक्रवाती आया था, ठीक है, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, आपको पता होगा कि उसका नाम यास था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जो दूसरा इस 2021 का अब तक का जो दूसरा चक्रवाती तूफान था वो कौन था, यास, ठीक है। इसका किसने नामकरण किया था, तो इसका नामकरण किया था ओमान ने, ठीक है। तो ये वाला चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। 2 चक्रवात हो गए, पहला तौकात का नामकरण किसने किया, म्यांमार ने। दूसरा यास का किसने किया, तो ओमान ने, ठीक है। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन अब तक का मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों कि ये कौन है, ये कोई लड़की नहीं है दोस्तों, ये है एक रोबोट, ठीक है। ये कौन है, रोबोट। हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है रोबोट, ठीक है। तो ये एक रोबोट है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। इस रोबोट का नाम क्या है, ग्रेस। क्या नाम है इस रोबोट का, ग्रेस। इस रोबोट का नाम क्या है, ग्रेस है। ये एक नर्स है दोस्तों, क्या है, नर्स है, ठीक है। नाम क्या है, ग्रेस। इस रोबोट को किस कंपनी ने बनाया, हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा एक रोबोट बनाया गया, उसका नाम क्या है, तो आप ग्रेस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ग्रेस नामक रोबोट जो है सो किस देश की कंपनी ने बनाई है, तो हांगकांग की कंपनी है, ठीक है। हैंसन इन्होंने बनाया है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं इसमें। अच्छा, किस लिए बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेस को हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करने के लिए बनाया गया है, ख़ासतौर पर कोरोना के मरीजों के लिए। अभी का आपको पता है कि जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें एक लोग से दूसरे लोग में ये कोरोना वायरस जो है सो बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए कोई आदमी एक रोगी के पास ना जाए, इसलिए इस रोबोट का जो है सो डिस्कवरी किया गया है, ठीक है। तो ये नर्स की तरह जो है सो एक जो कोरोना मरीज़ है उसका इलाज करेंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यह आइसोलेटेड लोगों से अच्छे से बात करेगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये रोबोट किस भाषा में बात करेगी, तो ये रोबोट जो है सो वो इंग्लिश और मंदारिन, ये 2 लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में ये बात करेगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में ये रोबोट बात कर सकती हैं, ठीक है। तो वहीं बात करें इस साइड, ठीक है, तो इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, या हाल ही में ये भी काफ़ी चर्चा में रही है ना। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका, सोफिया, ठीक है। तो हाल ही में ये चर्चा में रही थी, सोफिया जैसा लिखा हुआ है। सोफिया एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे हांगकांग की हैंसन कंपनी है, बहुत बड़ी बात है ये, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैंसन कंपनी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है ना। तो दोनों रोबोट का, सोफिया और ग्रेस, इस दोनों को जो है सो डिज़ाइन या बोल सकते हैं कि बनाया किसने, किस कंपनी ने, तो हैंसन कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, तो हांगकांग की कंपनी है। तो हांगकांग की कंपनी ग्रेस और सोफिया दोनों को बनाया है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे आप। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी है, इसमें अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त हुई है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब की नागरिकता कौन सी रोबोट को मिला है, तो वो सोफिया नामक रोबोट को मिला है, ठीक है। ये जो ग्रेस है दोस्तों, इनको इसकी बहन कहा जा रहा है, ठीक है। सोफिया की बहन कहा जा रहा है कि इनको, ग्रेस को, ठीक है। अब नागरिकता मिल गया है तो शायद इलेक्शन भी लड़ें, खैर वो बात की बात है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे किताब स्टारगाजिंग प्लेयर्स इन माय लाइफ किससे संबंधित है। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है ये बुक, आप याद रखेंगे इसको। तो क्या स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो रवि शास्त्री से संबंधित है, याद रखेंगे। और ये रवि शास्त्री, आपको पता है कि अभी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम का जो हेड कोच है, ठीक है, हेड कोच कौन है, वो रवि शास्त्री है, ठीक है। ये चीज़, और इन्हीं का जो है सो बुक है प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये इन्हीं का बुक है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे।
इसके अलावा हम लोग बात करें तो सुरेश रैना, तो सुरेश रैना का अगर हम लोग बात करें तो सुरेश रैना का एक बुक आया है बिलीव। सुरेश रैना की एक बुक आई है क्या, बिलीव। बिलीव सुरेश रैना की एक बुक है जो हाल ही में जो है सो इस बुक का इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, लॉन्च हुआ है ये बुक। अगर बात करें हम लोग रवि शास्त्री का, तो हम देख लिए स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, ठीक है, हाल ही में ये बुक भी जो है सो इनका भी लॉन्चिंग हुआ है। वहीं बात करें हम लोग युवराज सिंह का, तो ठीक है, युवराज सिंह का एक बुक है, वो कौन सा बुक है युवराज सिंह का, आपको पता होगा कि द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ठीक है। और वहीं बात करें VVS लक्ष्मण का, तो VVS लक्ष्मण का एक बुक आया है 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है, याद रखेंगे ये 281 एंड बियॉन्ड किसकी है, तो VVS लक्ष्मण की। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये किसका बुक है, तो युवराज सिंह का। बिलीव किसका बुक है, तो सुरेश रैना का, ठीक है। रवि शास्त्री का प्लेयर्स इन माय लाइफ, स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन था लग रहा है ये आपके लिए क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। आप लोग दोस्तों कमेंट्स करके बताओगे, ठीक है, कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 6 किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर करके बताओगे, ठीक है। तो सेशन को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। थैंक यू।